जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज खास विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर राम कविंद्र जी साथ हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और विषय पर आते हैं। डॉक्टर साहब, अचानक एक बारगी केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर दी। फिर अचानक से संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया गया है, जो 18 से 22 सितंबर तक चलने की बात है। उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 विधेयक लाए जाएंगे, उसमें महिला आरक्षण विधेयक भी होगा। तो जो है संसद का विशेष सत्र बुलाना तो चौंकाव रहा ही, उससे ज्यादा चौंकाव रहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात, कि आखिर बीजेपी को या केंद्र की सरकार को, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है, आखिर उसको एक बारगी अचानक वन नेशन इलेक्शन की बात कहाँ से सूझी और क्या जरूरत पड़ गई। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पूरा देश इस बात को समझना चाहता है। विपक्ष की बातों को छोड़ दीजिए, उनकी बातें जो हो सकती है वो अलग है, उनका तर्क जो होगा, कहना पक्ष विपक्ष में जो भी बातें होंगी, लेकिन एक आम नागरिक के जहन में भी सवाल बड़ी उठ रहा है, गंभीरता से, संजीदगी से, कि आखिर क्यों ऐसा, आखिर अचानक जरूरत क्यों पड़ी? न कुछ बहस न चर्चा, एक बारगी इस बात को लाना, कमेटी बना देना, फिर कहना कि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है, कह रहा है कि वो रिपोर्ट देगी और कुछ आगे बातें बढ़ेंगी। तो इस पर थोड़ा आप अपना विचार भी डालिए और कुछ दृष्टि स्पष्ट करें, जिससे लोगों को समझने में सहूलियत। धन्यवाद राकेश जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, एक देश एक चुनाव का इनका आइडिया बिल्कुल नया नहीं। ये एक देश एक टैक्स का अभियान चला चुके हैं, उसको लागू भी कर चुके हैं। लेकिन उस एक देश एक टैक्स का पूरा रिजल्ट हमारे सामने क्या है? एक तरफ छोटे छोटे व्यापारी उससे परेशान हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकारें इसे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला मान रही हैं। और बात इस रूप में आ रही है कि पहले वो टैक्स वसूलते हैं, फिर राज्य सरकारों को देते हैं, तो मान रही हैं कि हमारी स्वतंत्रता पर हमला है, आर्थिक अंकुश लगाने का एक प्रयास। अभी आपने देखा होगा कि टीएमसी ने रामलीला ग्राउंड बुक करने का एक किया था और उनका पूरा मामला इसी बात पर वहां रैली होनी थी कि केंद्र सरकार हमारा बकाया भुगतान नहीं कर रही। अब इसी नजरिए से आप वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के फेनोमेनन का भी अंदाज लगाइए। तो अब जरा हम ऐसे चलें कि एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट गड़बड़ी कहां से पैदा हुई और कैसे पैदा। जी। भारत में, आजाद भारत में आप जिस जनतंत्र की बात करते हैं उसके अतीत पर एक सरसरी निगाह डाल दीजिए। 1952 लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हुए। 57 दोनों चुनाव एक साथ हुए। 62 67 तक ये चुनाव एक साथ होते रहे। 67 के बाद यह सिलसिला गड़बड़ा जाता है और अब उस स्थिति की आप तुलना कीजिए, अतीत में और उस स्थिति में क्या अंतर है। अंतर यह आया था कि पूरी व्यवस्था एक संकट के दौर से गुजरने लगी। बेरोजगारी की मार बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, लोगों में असंतोष पैदा हो रहा था और इसका रिपरकशन पीपुल्स मूवमेंट में हो रहा था, कहीं कहीं रिवोल्ट में भी हो रहा था। जैसे पश्चिम बंगाल का फूड मूवमेंट को आप याद कर लीजिए।
बिहार के 1967 के छात्र आंदोलन को याद कर लीजिए। जी। उसी दौर में आप नक्सलवाड़ी विद्रोह को याद कर लीजिए, जिसको वसंत का वज्रनाद कहकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रतिष्ठा मिली कम्युनिस्ट आंदोलन में। तो इन सब बातों को जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि 20 साल तक वह अस्थायित्व का दौर था, जिसमें दोनों चुनाव एक साथ होते रहे। उस समय आकर गड़बड़ा गया जब अर्थव्यवस्था का और राजनीतिक व्यवस्था का, और मतलब ये कहिए कि पूंजीवादी संरचना के समग्र व्यवस्था में एक संकट आ गया और लोग उससे संतुष्ट नहीं रह रहे। मामला यहां से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद आप लगातार देखिए, 67 से 77 तक एक अस्त व्यस्त परिस्थिति का दौर चलता है। उसी में इमरजेंसी भी आती है। 77 में फिर एक नई सरकार हमारे सामने आती है इस वायदे के साथ कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई थी और हमने तानाशाही को हराकर एक जनतंत्र की स्थापना की। फिर वह सरकार 1.5 पौने 2 साल में ही धराशायी होती है अपने ही अंतर विरोधों के कारण। उसके बाद फिर 80 से 89 तक एक स्थायित्व का दौर चलता है। लेकिन चुनाव की जो गड़बड़ी हुई कि विधानसभा चुनाव अलग, लोकसभा चुनाव अलग, इसके पीछे अलग अलग कारण रहे कि जब केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो तमाम नीतियों को, तमाम सिद्धांतों को अलग छोड़ करके उन सरकारों को गिरा देना, चाहे जैसे भी हो, राज्यपाल का के ऑफिस का दुरुपयोग करके या विधायकों का इधर उधर करके, और यह एक सिलसिला चलता है। जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्य की सरकारें भी डिसमिस होने लगती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फिर आप आइए तो जब पूरी दुनिया में एक अर्थव्यवस्था का संकट आता है, एक अर्थव्यवस्था को हटा करके दूसरी अर्थव्यवस्था, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है, तो आप 90 से लेकर 99 तक आप वही अस्थायित्व का दौर देखें। उसके बाद फिर हम एक देखते हैं संयुक्त मोर्चे की सरकार में भी एक अस्थायित्व का दौर आता है। 5 5 सालों तक सरकारें चलने लगती हैं अटल बिहारी वाजपेयी के 1999 के सरकार के बाद। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि एक देश एक चुनाव, यह जी। बात सुनने में अच्छी लगती, लेकिन इसका संबंध न तो हमारी इच्छा से है, न आपकी इच्छा से तय होगा, और न ही किसी सत्तासीन दल या विपक्षी दल के इच्छा से चलेगा। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का अरेंजमेंट है, उसके तहत चले। अब इसी के साथ जो आपने सवाल उठाया, तो अचानक उन्होंने एक संसद का सत्र बुला दिया। इसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि इसमें वो एक देश एक चुनाव का बिल लाएंगे, कानून पास करवा लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक देश एक चुनाव उनको लागू करने के लिए कई संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी संसद में, संसद के दोनों सदनों में, जो उनके पास नहीं है। उसके बाद उसके लिए पूरे प्रिपरेशन का दौर से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए ये 5 दिन के सेशन में यह काम पूरा हो जाएगा, यह संभव नहीं लगता। क्योंकि यहां भी सवाल उठेगा, जो
फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान के मूल ढांचे का सवाल है, इसको आप जैसे चाहे छेड़छाड़ नहीं कर। तो यह एक बहुत ही जटिल सवाल है, और उस जटिलता का जवाब जी व्यवस्था के स्थायित्व के में छिपा हुआ है, आर्थिक संकट के समाधान में छिपा हुआ है, इस जनतंत्र के प्रति लोगों के विश्वास में छिपा हुआ है। अगर ये सारी चीजें नहीं आती, ये सारी चीजें नहीं उभरती, और इसको आप जबरदस्ती पूछ के और आप चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप कहीं ना कहीं खुद अपने बुर्जुआ सिस्टम के अंदर जो आपका ढांचा है, उसके जनतंत्र पर हमला कर रहे हैं, और इसके साथ ही जनता के जनतंत्र पर भी हमला कर रहे हैं। और आप और हम कहें तो तानाशाही के एक प्रयोग की तरफ बढ़े। ये अगर ऐसा हुआ तो सर, तो मुझे अभी लग रहा है 5 दिन जी के सेशन में ऐसा कुछ नहीं हो पाए। नहीं सर, देखिए सवाल जो है ना, सवाल वन नेशन वन इलेक्शन का भी हम इस रूप में कहें कि क्या अच्छा हो क्या बुरा हो, इस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। हम इसके समय के चुनाव को लेकर की है कि अब जबकि 2-3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लोकसभा का चुनाव सिर पर है, देश में विपक्षी एकजुटता की बातें हो रही है, उनकी ओर से बढ़ चढ़ के दावे किए जा रहे हैं कि भाई हमारी एकजुटता से सरकार घबराई हुई है, सत्ता पर जो बैठी पार्टी है वो घबराई हुई है, सत्ता भी उसको उस तरीके से देख रही है, कई सवाल भी हो रहे हैं आपका नेता क्या है कुछ है, मतलब उसको गंभीरता से ले रही है। और कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि विपक्षी एकजुटता से सरकार जो है इत्मीनान नहीं है, थोड़ा बेचैन हो रही है वो। तो जो समय का जो चुनाव किया गया है, ठीक है, इसको आप लंबी प्रक्रिया में ले चलते, इस पर बड़ी लंबी चर्चा कराते, क्योंकि देश का मामला है, चूंकि ऐसा नहीं है कि आपके बूते की है कर लेंगे, जैसा आपने कहा भी है, तो राज्यों से भी विचार लेना है, सब है, तो एक देश स्तर पर एक चर्चा का दौर चलाते, और जो फिर बातें आती निष्कर्ष होती, तो ये 2 दिन 4 दिन और 2 महीने की बात नहीं है, आप लंबा भी चला सकते थे ना। आपको तो 10 साल से सरकार है बीजेपी की, 10 साल हो ही जाएंगे ना, 9 साल हो गया, तो 2 टर्म आप पूरा कर चुके हैं, तब लंबा चलाते ना, आप ले आते, अब 2019 में ही ले आते, अभी लंबा बहस चलते रहता, फिर जो आता बातें उस पर जो सहमति होती तो होता। तो इस समय के चुनाव को लेकर के है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपने अर्थव्यवस्था के संकट की बात, जो पुरानी बात कही, उस दौर की बात कही जो था, और लोगों में नाराजगी की बात, तो कहीं है क्या है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ऐसी स्थितियां हैं जो वर्तमान में दिख रही है, जो सरकार को चिंतित कर रही है, जो अर्थव्यवस्था का संकट, लोगों की नाराजगी। आखिर सरकार ऐसा तो नहीं कह रही है, वो तो बोल रही है कि हम दुनिया की बड़ी ताकत बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था उभर रहे हैं, अब तो बता रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो क्या क्या 1 नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर हो जाएंगे अर्थव्यवस्था के मामले में। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार ऐसा ही दावा कर रही है। लेकिन आप सरकार के दावे के इतर भी जो चीजें आ रही हैं उस पर जरा गौर कीजिए। जी एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि हम सरकार की या दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके हैं, जी बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी ना बताइए कि आप भूख के सूचकांक में कहां खड़े हैं, बाल मृत्यु दर के सूचकांक में कहां खड़े हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं। दरअसल हो ये रहा है राकेश जी जी कि अभी बड़ी सफाई के साथ झूठ बोला जा रहा है, और उसी झूठ में एक झूठ होता है आंकड़ों का। अब आंकड़ों के झूठ को आप देखिएगा तो बड़ी सीए के साथ परोसा जा रहा है कि हमारा विकास दर 6% के हिसाब से चल रहा है, तो फिर रोजगारी भी तो 5%, 5.5%, 6% के हिसाब से चल रही है बेरोजगारी। जी ये दोनों कैसे हो सकता है? गरीबी भी बढ़ रही है, ये कैसे हो सकता है?
तो एक संस्था उनकी आंकड़ा पेश करती है, सीएमआई की आंकड़ा जब आता है, अगर वो आंकड़ा सरकार को फिट नहीं लगता है तो तुरंत कोई दूसरा एक आंकड़ा जारी करवा देती है कि लोग आंकड़ों के फेर में रहें। अब वो कहते हैं कि महंगाई हमारे यहां नहीं बढ़ रही है, लेकिन लोगों से पूछिए कि महंगाई नियंत्रण में है कि महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी के जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, वह न वास्तविक सूचकांक है। और जी उस वास्तविक सूचकांक के आधार पर जाइएगा तो ये जो आंकड़ों का झूठ है उसका तो रहस्य खुल जाएगा। अरे रोज ही खुल रहा है। तो छोड़ दीजिए, पूंजीवादी बुद्धिजीवी का दूसरा खेमा ही, पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों का दूसरा खेमा ही उसका खंडन कर रहा है। तो संकट तो है, और उसी से ध्यान हटाने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। और जो असली बात है उस पर तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया, संसद में प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोले क्या? कौन 2 घंटा वो भाषण दे देते हैं। 140 करोड़ के सुरक्षा कवच और 56 इंच का सीना दिखा देते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या फैक्टर है? जो विपक्ष का आरोप लगा, पूंजीवादी विपक्ष का ही, उसका तो जवाब उन्होंने नहीं दिया। और अभी फिर वही एक आरोप आया है, जैसा कि आपने देखा होगा, गार्डियन और फिनेंशियल टाइम्स ने हाँ, अडानी जी। एक रहस्योद्घाटन अडानी का किया है। तो कई विश्लेषण तो यह भी आ रहे हैं कि अभी जो कई सवाल उठ रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए भी यह मामला उठा दिया गया है। जब जैसे फिनेंशियल टाइम और गार्डियन के रिपोर्ट पर जो चर्चा होती, उससे ध्यान हटाने के लिए जो मुंबई में इंडिया अलायंस का मीटिंग हो रही है, जहां से कल ही सुनते हैं कि राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए यह एक शिगुफा चला जा रहा है। यह एक थीसिस है, इतना जल्दी आनंद फानन में एक संसद का छोटा सत्र बुलाने के लिए। दूसरी थीसिस इस पर चल रही है, जी जैसा कि विपक्षी दलों ने, कुछ अलग अलग उनके नेताओं ने यह आशंका व्यक्त की है कि सरकार पहले ही चुनाव करा लेना चाहती है। तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि अभी चुनाव कराना है तो उनके कई बिल हैं जो संसद में पास कराने हैं। अगर चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन के पास फंड कहां से आएगा? उस फंड के लिए प्रोविजन पास कराना है। कयास यहां तक लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर की बहाली के लिए जो ज्वाइंट कमेटी बननी थी, जिसमें एक बिल पास हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या उनके प्रतिनिधि के जगह पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनके कैबिनेट के एक मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे। तो ले देकर के इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जिसको चाहेगी अपना इलेक्शन कमिश्नर बहाल कर लेगी, इलेक्शन कमीशन उसकी मुट्ठी में रहेगी, उसको भी पास करवा लेना है। तो ये सारे खेल खेलने के लिए ये शॉर्ट नोटिस पर यह संसद का सत्र बुलाया गया, ऐसी आशंकाएं हैं। जी लेकिन असली इरादा क्या है, यह तो तभी न खुलेगा जब, अब क्योंकि सरकार ने तो कुछ बताया नहीं कि इसमें क्या एजेंडा है। वो तो बात यहां तक हो रही है, इस पर भी एक चर्चा हो रही है कि ट्विटर पर सूचना दे दी जाती है। तो ये बातें अभी बड़ी ही माने हास्यास्पद होकर के उभर रही हैं। इस देश का जनतंत्र कैसे चले? और
अब आज ही के अखबार में ओम बिरला का एक लेख आया है, जिसमें वो बड़े गर्व से बात यहाँ कहते हैं कि जो सोवरेन पीपुल है उसके फीलिंग को यह संसद एक्सप्रेस कर। मैं कहता हूं कि इससे बड़ा झूठ दूसरा हो ही नहीं। और आप यही देख लीजिए जरा, मणिपुर का ही एक उदाहरण ले लीजिए। मणिपुर का दोनों संसद में भी चर्चा हुई, विधानसभा का भी सत्र हुआ। मणिपुर विधानसभा सेशन बैठती है, 11 मिनट में सेशन खत्म हो जाता है और आग लगी हुई है राज्य में और कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री 2 घंटा 13 मिनट सदन में भाषण करते हैं और उस पर 2 मिनट बोलते हैं। और कैसे वहां की समस्या का समाधान होगा? संसद में कोई चर्चा नहीं होती है। यह चर्चा होती है, इसका रास्ता निकाला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन पीपुल के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं तो उल्टी तस्वीर देख रहा हूं। यह एक संजोग है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जहां से लोगों को उम्मीद जगी है। नहीं तो हो सकता है ऐसे भी चीफ जस्टिस आ जाएं जो सब लिप पोत करके बराबर कर दें। तो पूरा सवाल यहां आ रहा है कि क्या संसदीय जनतंत्र में संसद जनता की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व कर रही है? मुझे लगता है कि शायद नहीं। और इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जी। एक, लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें वीरान होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अभी बाय एंड लार्ज सड़कें वीरान हैं। सड़कें वीरान है जब मैं कह रहा हूं तो लोगों का डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हिसाब से। जी। बाकी तो दंगे हो ही रहे हैं। तो सड़कें जब वीरान हैं तो संसद भी आवारा हो चुकी है। दूसरी तो तरफ, जी, 1 मिनट एक बात पूरी कर लूं। दूसरी तरफ एक यह भी कथन है मार्क्सिस्ट लोगों का, मार्क्सिस्ट खेमे की ओर से आता है कि पूंजीवादी संसद गपाड़ियों का अड्डा है। जो मैंने मणिपुर का उदाहरण दिया लोकसभा और विधानसभा में, वो क्या हुआ? काम की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और हंगामा हो रहा है संसद में। गपशप और हंगामा करके बस वॉकआउट कर जाना है। मामला यहां है। इस चीज को कैसे बदला जाए, बहस इन पर होनी चाहिए। तो सर कुल मिला के आपका निष्कर्ष यह है कि जो लोकतंत्र है और इसमें आम जन की बातें हैं, वो बातें कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से भी सरकार नहीं कर रही है और पूरी तरीके से जो है अपनी जो स्थिति है, उनकी जो असहज स्थिति है, उसको छिपाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए ही कुछ ये बातें हो रही है। आप ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना? हम यही कहना चाह रहे हैं और साथ ही आपके माध्यम से हम लोगों से यह भी कहना चाहते हैं। और जब मैं लोग की बात कर रहा हूं तो हमारा मतलब है कि मजदूर जनता, किसान और देश के तमाम उत्पीड़ित लोग, हम पूंजीपतियों की बात नहीं करने जा रहे हैं। उनके लिए सवाल सिर्फ संसदीय पार्टियों को, सत्ता को बदल देने का नहीं है। उनके लिए सवाल है कि जो इतने वर्षों में सांप्रदायिकता का जहर समाज में घोल दिया गया है, उसकी सफाई कैसे हो। जो हिंदुत्व फासीवाद का आइडिया थोप दिया गया है, उसका प्रतिवाद कैसे हो, इसके तरीके खोजे जाएं। दूसरा, जो गोदी मीडिया का प्रभाव फैला दिया गया है, इसका प्रतिवाद कैसे खोजा जाए। तीसरा, जो पूरा ब्यूरोक्रेसी, ईडी, सीबीआई आदि आदि जो लूट का, मैंने एक तरह से कहिए तो तमाम जनतंत्र का गला घोंट रहे हैं। जनता किसी पार्टी की सरकार चुनती है, वो वहां लोगों पर दबाव डाल के इधर से उधर बदलवा कर सरकार गिरा देते हैं। ये सारी नौटंकी में मैं कहना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के खिलाफ
जनता सड़क पर आए, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। और अंततः मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यह उत्पीड़ित जनगण अपने लिए जनतंत्र चाहते हैं तो समस्त व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। यहां लड़ाई चलेगी ऑल और नॉन। या तो आप सारी जंग जीतेंगे या सारी जंग हारेंगे। इसमें छिप्पी साट कर अब काम नहीं चल सकता। इसीलिए अगर आप अगले चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिता भी देते हैं तो आपका काम यही खत्म नहीं होता है, आपका नया चैप्टर शुरू हो जाता है। जिन बातों की चर्चा मैंने की, क्योंकि आरएसएस का प्रभाव इंडिया गठबंधन के जीत जाने से नहीं खत्म होगा, ईडी सीबीआई की गुंडागर्दी उसके जीत जाने से नहीं खत्म होगी, गोदी मीडिया का दुष्प्रचार वैसे ही चलता रहेगा। इसके खिलाफ समाज में एक जनवादी माहौल बनाया जाए, जनता के रग रग में, और उस सड़क पर उसका प्रैक्टिस हो। ये मैं कहना चाहता ठीक है सर, तो आज बातचीत सार्थक रही और इस पर हम फिर बात करना चाहेंगे। तो आज आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हूं। धन्यवाद। सवाल बहुतेरे हैं राकेश जी, जवाब जी खोजना है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।